ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, रंध्रों की क्रिया को समझाने के लिए कि रंध्र किस तरह से खुलते हैं, किस तरह से बंद होते हैं, उसके लिए कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था। मांड शर्करा परिकल्पना या सिद्धांत, दूसरा स्टीवर्ड की परिकल्पना या सिद्धांत, तीसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों, याद रखना है, सक्रिय पोटेशियम आयन, जिसको K+ भी कहते हैं, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, ये पढ़ेंगे बच्चों आज हम। ये सिद्धांत महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो जापानी वैज्ञानिक, ध्यान रखना है उसका, इमामुरा व फ्यूजिनो ने 1959 में प्रतिपादित किया था। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम है लेविट। लेविट ने सन 1974 में इसको रूपांतरित किया, मतलब इसकी व्याख्या की, इसको पूरी तरह से बड़ा कर इसको विस्तृत अध्ययन कर इसके बारे में बताया लोगों को। तो अब ये सिद्धांत है क्या, ध्यान रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार भी रंध्रों का रंध्र किस तरह से खुलते हैं, किस तरह से बंद होते हैं, उनकी क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात दो तरह से समझाया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे दिन में प्रक्रिया क्या होगी, अर्थात प्रकाश के समय। आप देखते हो दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, तो उस समय देखा जाता है कि रंध्र की जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उसमें एक अम्ल बन जाता है, उसका नाम याद रखना है आपको, मैलिक अम्ल। क्या है बच्चों? मैलिक अम्ल। प्रकाश के समय अर्थात दिन में द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जब ये मैलिक अम्ल द्वार कोशिकाओं में बन जाता है तो देखा जाता है कि इस मैलिक अम्ल का वियोजन हो जाता है, ये बढ़ जाता है किस किस में बच्चों? मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में ये वियोजित हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात जो द्वार कोशिका के पास जो सहायक कोशिकाएं, जिनको हम अन्य कोशिका भी कह सकते हैं, सहायक कोशिकाओं से जो पोटेशियम आयन है, K+ आयन है, वो कहाँ स्थानांतरित होने लग जाते हैं? द्वार कोशिकाओं में। और द्वार कोशिकाओं में जो हाइड्रोजन आयन है, जो कमल के वियोजन के फलस्वरूप बना है, तो हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिकाओं से बच्चों कहाँ स्थानांतरित होगा? बाहर की ओर, अर्थात सहायक कोशिकाओं को स्थानांतरित होने लग जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम जो आयन आया है वो मैलेट से क्रिया कर लेता है, और मैलेट से क्रिया कर वह क्या बनाता है? पोटेशियम मैलेट का निर्माण करता है। जब द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम मैलेट का निर्माण हो जाता है तो बताया जाता है कि द्वार कोशिकाओं की जो परासरणीय सांद्रता है वो बढ़ जाती है, और परासरणीय सांद्रता बढ़ जाने के कारण द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवाह होने लग जाता है, अर्थात द्वार कोशिकाओं के अंदर जल आना शुरू हो जाता है, जिससे द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र क्या हो जाते हैं बच्चों? खुल जाते हैं। तो ये तो रंध्रों की खुलने की बात है, जो कि दिन के समय प्रक्रिया हो रही है। अब रात्रि को विपरीत प्रक्रिया होगी। आपको पता है रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, जिससे CO2 तो काम में आती नहीं है। तो बताया जाता है कि द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा अत्यधिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अर्थात CO2 की सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो जाने से क्या होता है बच्चों? अब विपरीत प्रक्रिया होगी।
सहायक कोशिकाओं में जो हाइड्रोजन आयन है वह पुनः द्वार कोशिकाओं में स्थानांतरित होने लगेगा, और द्वार कोशिकाओं में जो पोटेशियम आयन है वह पुनः सहायक कोशिकाओं में स्थानांतरित होने लग जाते हैं। अब ध्यान रखना है, द्वार कोशिकाओं में जो हाइड्रोजन आयन आया है वह पुनः मैलेट से क्रिया कर पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर लेते हैं। पोटेशियम मैलेट पुनः मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और मैलिक अम्ल आगे चलकर पुनः कह सकते हैं शर्करा में या स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की जो परासरणीय सांद्रता है, क्या है बच्चों, जो द्वार कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, और कमी आ जाने से द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल बाहर निकलने लग जाता है, जिससे द्वार कोशिकाएं स्लत हो जाती हैं, पिसक जाती हैं, और द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो आपको पता है रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये था बच्चों सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, जो कि वर्तमान में रंध्रों की क्रिया को समझाने के लिए, रंध्रों की क्रियाविधि को समझाने के लिए सर्वमान्य सिद्धांत साबित हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब बात आती है बच्चों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखना है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसको अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। कौन कौन से बच्चों, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में तो आपको याद रखना है, चार कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है प्रकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा, और चौथा है तापमान। तो ये चार बाह्य कारक होते हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला पढ़ रहे हैं प्रकाश। आप देखते हो सूर्य से प्रकाश आता है, प्रकाश आने से क्या होता है बच्चों, रंध्र खुल जाते हैं, और रंध्र खुल जाने से आपको पता है वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आप देखते हो जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य की धूप लगातार पड़ती रहती है धरती पर, तो तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तापमान बढ़ जाने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा है वायु। आप देखते हो तेज वायु के प्रवाह से भी वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं जो पत्ती होती है उसके आसपास की जो वायु होती है वो नम होती है। क्या होती है, नम। लेकिन क्या होता है, तापमान बढ़ जाने से नम वायु हट जाती है, उसके स्थान पर शुष्क वायु आ जाती है, और जब तेज हवा चलती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तीसरा है बच्चों मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। पौधे जल का अवशोषण कहां से करते हैं, मृदा से, और हमने बताया था मृदा में केशिका जल का ही अवशोषण पौधे करते हैं। तो बताया जाता है कि जब मृदा में केशिका जल अत्यधिक उपलब्ध होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और यदि मृदा में प्राप्य जल की मात्रा ही क्या है, कम है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चौथा है बच्चों तापमान। तापमान के बारे में आप जानते ही हो कि जब वायुमंडल में देखा जाता है कि जो आपेक्षिक आर्द्रता है उसमें कमी आ जाती है, किसके कारण, तापमान के बढ़ जाने के कारण अर्थात गर्मी के कारण, तो देखा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद ये तो थे बाह्य कारक। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पत्ती की संरचना। आप पौधों की पत्तियों से परिचित हो। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों पर ऊपरी त्वचा, निचली त्वचा, इसको बाह्य त्वचा कहते हैं, बाह्याधिचर्म, अंतःधिचर्म कहते हैं। इसमें रंध्र होते हैं,
और रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोषण क्रिया होती है। लेकिन देखा जाता है कि जो पौधे मरुभूमि आवास में पाए जाते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है, तो वहां पर देखा जाता है कि पत्तियों के ऊपर मोम की बनी हुई मोटी परत, क्यूटिकल जिसको त्वचा कहते हैं, पाई जाती है, जो कि वाष्पोषण की दर को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि वहां पर पानी की पहले ही अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए उन पौधों की पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल के रूप में उपत्वचा पाई जाती है। उसके बाद मूल प्रहरो अनुपात। मूल प्रहरो अनुपात का मतलब क्या है, जब मूल मतलब जड़ और प्रहरो तना की लंबाई अत्यधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि पौधे मृदा से जल का ज्यादा अवशोषण करते हैं। उसके बाद है पत्ती का दिक् विन्यास। ध्यान रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पत्ती का दिक् विन्यास का मतलब क्या है, जब सूर्य से प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं, आपतित जो किरणें होती हैं, वो पत्ती पर समकोण पड़ती हैं। मतलब जैसे ये पत्ती है और ये किरणें आ रही हैं, तो ये समकोण आपतित हो रही हैं, तो बताया जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब आपतित प्रकाश की जो किरणें होती हैं, ठीक है, प्रकाश की आपतित किरणें जो होती हैं, जब वो समांतर पड़ती हैं, इस तरह से पड़ती हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसको पत्ती का दिक् विन्यास कहा जाता है। अब बात आती है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ध्यान रखना है, अनेक वैज्ञानिकों ने बताया कि वाष्पोत्सर्जन एक तरह से एक आवश्यक बुराई भी है और कह सकते हैं लाभकारी भी है। अर्थात पौधों को इससे हानि भी होती है और लाभ भी होता है, दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। अब पौधों में किस तरह से लाभ है पौधों के लिए, किस तरह से इसका महत्व है, ध्यान रखना है। रसारोहण पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रसारोहण का मतलब क्या होता है, मृदा से जल का ऊपर की ओर गति करना, अर्थात पौधों की शीर्ष भाग तक पहुंचना जाइलम ऊतक द्वारा, उसको हम रसारोहण कहते हैं। और रसारोहण की क्रिया के लिए भी वाष्पोत्सर्जन अति आवश्यक होता है। दूसरी बात, पौधों में खनिज लवण, जल का अवशोषण व स्थानांतरण भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। और अभी हमने बताया था कि पौधों में तापमान को नियंत्रित बनाने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन अति आवश्यक होता है। और ध्यान रखना है, अतिरिक्त जल का निकास भी इसी क्रिया के माध्यम से होता है। कई बार देखा जाता है पौधे मृदा से अत्यधिक जल का अवशोषण कर लेते हैं, अब उस जल को बाहर निकालना भी अति आवश्यक है। यदि वो जल बाहर नहीं निकले तो कोशिकाएं फट जाएंगी और जल बाहर निकल जाएगा, पौधा सूख जाएगा। इसलिए रंध्रों के माध्यम से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, तो उसको अतिरिक्त जल का निकास भी कह सकते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों बिंदु स्त्राव। क्या है, बिंदु स्त्राव। पत्तियों के जो उपांत होते हैं, उपांत का मतलब किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना था। पत्तियों के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बिंदु स्त्राव। आप बिंदु स्त्राव की क्रिया को सुबह के समय देख सकते हैं। ये आलू, अरबी, ब्रायोफिल्म आदि में यह क्रिया देखी जाती है। ब्रायोफिल्म जिसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं। अब बिंदु स्त्राव होता कैसे है, ध्यान रखना है। जो बिंदु स्त्राव के रूप में जल की जो हानि हो रही है, यह हानि ध्यान रखना है पत्ती की शिराओं के अंत में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से होती है। जैसे ये पत्ती है बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, ये सिराएं हैं, ये तो आपको पता है मध्य सिरा होती है, ये सिराएं होती हैं, फिर से सिरिकाएं शुरू हो जाती हैं। तो इन पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम जल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जल रंध्र। इनसे ही बिंदु स्त्राव की क्रिया होती है। अब ध्यान रखना है, जल रंध्र जो होता है उसके शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसको जल छिद्र कहते हैं। और जल छिद्र के चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोई गति नहीं होती, इसलिए ये हमेशा खुले रहते हैं। और जो जल रंध्र होता है
उसके अंदर की ओर कोशिकाओं का, मृदुतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको एपिथेम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपिथेम ऊतक, याद रखना है ये, एपिथेम ऊतक कहते हैं। और एपिथेम ऊतक का जो संबंध होता है वो ध्यान रखना है पत्ती की शिराओं की जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं उनसे होता है। अब किस तरह से होता है? जब जड़ द्वारा जल का क्या होता है? अत्यधिक अवशोषण होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो नहीं रही, अर्थात ही कम हो रही है, तो देखा जाता है कि जाइलम वाहिकाओं के अंदर मूल दाब जो है वो अत्यधिक उत्पन्न हो जाता है और मूल दाब के कारण जो जल है वो जाइलम वाहिकाओं से निकलकर, अर्थात जो जल है वो वाहिकाओं से निकलकर एपिथेम की कोशिकाओं में चला जाता है, उस गड्ढे में चला जाता है, एपिथेम की कोशिकाओं में चला जाता है। एपिथेम की कोशिकाओं से छोटी छोटी बूंदों के रूप में अर्थात जल रंध्रों के माध्यम से जल बाहर निकलता रहता है, जिसे एक तरह से हम बिंदु स्त्राव कहते हैं। तो बिंदु स्त्राव का कारण मूलदाब होता है। आपसे पूछा जाए बिंदु स्त्राव किसके कारण होता है? मूलदाब के कारण। और बिंदु स्त्राव में जो जल निकल रहा है वो जल शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उस जल में कुछ कार्बनिक अकार्बनिक लवण घुले रहते हैं। अगला टॉपिक है, इसमें छोटा सा टॉपिक और बच रहा है बच्चों, रस स्त्राव। क्या है? रस स्त्राव। क्या है बच्चों? रस स्त्राव। देखा जाता है कि पौधों के जो कटे हुए या क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उससे रस का बाहर निकलना, जैसे हम एक पौधे को कट कर दिया और उस कट से उसका जो द्रव है वो बाहर निकल रहा है, तो कौन सी क्रिया है वो? रस स्त्राव। देखा जाता है कि पौधों की जो वाहिकाएं होती हैं, जाइलम वाहिकाएं होती हैं, उनमें जो रस है वो धनात्मक मूलदाब के कारण उपस्थित होता है, लेकिन जैसे ही उसमें पौधे में कट लग जाता है किसी भी कारणवश, तो मूलदाब के कारण वो जल है जो रस के रूप में है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रस स्त्राव कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हो, पीपल, दूर की बात तो ज्यादा है, आप पीपल में एक कट लगाइए, उस कट से उसका द्रव बाहर निकलने लगेगा, तो एक तरह से वो रस स्त्राव की क्रिया है। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे रबर है, रबर का जो पौधा होता है इसमें चीरा लगाते हैं, चीरा लगाने से सफेद रंग का पदार्थ जिसको हम लैटेक्स कहते हैं वो बाहर निकलने लग जाता है, वो भी एक तरह से रस स्त्राव की क्रिया होती है। ध्यान रखना है बच्चों। ये अपना 7वां चैप्टर वाष्पोत्सर्जन कंप्लीट हो चुका है, जिसके कंप्लीट नोट्स हम ऑलरेडी पहले ही भेज चुके हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल हम नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखकर नोट्स को पढ़ते हुए याद रखें। धन्यवाद, थैंक यू।